नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आप सभी का स्वागत है भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज फील द थ्रिल में इस बात के थ्रिल को समझना होगा कि जब हादसा सिस्टम का फेलियर बन जाए तो क्या वो वाकई में हादसा ही है। क्योंकि 27 साल के युवराज मेहता हमेशा की तरह नोएडा से अपने घर लौट रहे थे, गुड़गांव से अपना काम निपटाकर। लगभग जहां वो रहते हैं, जो सेक्टर 50 है, वो कम से कम 65 से 68 किलोमीटर दूर वो रोज काम करने जाते थे, एक विश्वास के साथ, वो ये कि जो पिताजी ने सपने देखे हैं उसे पूरा करना है, और दूसरा ये कि जो सिस्टम है, जो देश की राजधानी दिल्ली है, उसी के इर्द गिर्द वाले एनसीआर में मैं रहता हूँ और सब कुछ सही है। ऐसा नहीं है मैं किसी गांव के दूर दराज इलाके में रहता हूँ जहाँ बिजली नहीं हो, जहाँ प्रशासन की कमी हो, संसाधनों की कमी हो, दुरुस्त प्रशासन ना हो। तो बिल्कुल बेफिक्री के साथ जब वो अपने घर लौटते हैं तो उनके साथ हादसा हो जाता है। अच्छा, हादसा होता है तब तक ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब वो अपनी गाड़ी के, डूबती हुई गाड़ी के ऊपर मदद की गुहार करते करते उनके आंखों में चमक दिखती है। ये देखकर कि प्रशासन वहां पहुंच चुका है, ये देखकर कि पुलिस महकमा वहां पहुंच चुका है, एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच चुकी है, और एक संतोष की सांस वो लेते हैं कि हाश अब मुझे बचा लिया जाएगा। इतने सारे लोग, लेकिन 1 घंटा 40 मिनट तक बेबस तरीके से वो वहां चिल्लाते रहे और उनको कोई नहीं बचा पाया। और लगभग 100 के आसपास लोग वहां मौजूद थे, देखते रह गए और अपने आंखों के सामने उन्होंने युवराज को डूबते देखा। एक बार फिर जब जब हादसा होता है शायद हम भी तभी सवाल करते हैं, इसलिए आज एक बार फिर सवाल कि किसकी गलती थी और क्या यह हादसा था या हत्या थी, इसी पर बात करेंगे। एक बार फिर यहाँ पर हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार जिम्मेदार कौन था, और उसके लिए मेरे पास बहुत सारे गणमान्य गेस्ट मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो ये बता पाएंगे कि कब तक और ऐसा होता रहेगा। क्योंकि शायद इस हादसे के बाद अब ये लगता है कि अपनी जान माल की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। सिस्टम को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मेरे साथ डॉक्टर रुपेंद्र सिंह हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर जेएनयू। आपका बहुत बहुत स्वागत है रुपेंद्र जी। मेरे साथ जीएस अवाना साहब हैं, फॉर्मर डीसीपी। आपका भी शो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है सर। और अंकित शांडिल जी हैं, सिविल इंजीनियर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डीसीपी साहब आपके पास आऊँगी। सर, ये हत्या है या हादसा है सर? देखिए, हत्या तो प्री प्लान होती है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिफरेंट है। ये लापरवाही है जिसकी वजह से मौत हुई है, और आईपीसी में 304 इसकी सेक्शन है, और बीएनएस में 105(1) है। और जो लापरवाही लोगों ने की, जैसे कि अगर वो साइट इस तरह से खुदी हुई थी तो उस पर प्रोटेक्शन करना चाहिए था, बिल्डिंग बाई लॉज के हिसाब से भी, और वैसे भी तो कौन लोग हैं जिन्होंने नहीं किया। दूसरी बात कि डायरेक्शन और इस तरह की वो वहाँ पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे कर्वेचर उस तरह से होना चाहिए था कि कोई अगर आए तो ये धुंध थी, धुंध में कोई लाइट वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ वो भी कुछ नहीं थी। इतने दिनों से खाली पड़ा था, ये किन लोगों की जिम्मेदारी है? ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात हुई कि एक बहुत लंबे समय तक वो स्ट्रगल करता रहा। उसने अपने पिताजी को भी फ़ोन किया और लोगों को भी फ़ोन किया, सब लोग आ गए और उसे बचा नहीं पाए। और डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने सब कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं अपनी लोकेशन के लिए वो भी दिए, मोबाइल को ऑन रखा, लाइट को ऑन रखा, उसको दिखाता रहा और उसकी छत पे चढ़ा रहा, और कार आस्ते आस्ते नीचे जाती रही। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कि एक आम आदमी ने तो कोशिश की, पर जो लोग एक्सपर्ट हैं उनकी कोशिश को क्या हुआ? फायर ब्रिगेड ने क्या किया? और फायर ब्रिगेड वहाँ पे पहुँच गई, उनको बताया होगा कि एक कार गिरी है, उसमें आदमी एक ऊपर है, तो वो किस संसाधन के साथ गई? क्या उनके पास था? आज तक फायर ब्रिगेड ये तो चेक करती है कि ये फैक्ट्री है, ये है, इसमें
फायर हाइड्रेंट लगे हुए हैं, क्या हो रहा है, पर कभी उस किसी ने फायर ब्रिगेड के जो ऑफिस है, जो उनका जहाँ पे गाड़ियाँ हैं उनके पास क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये आज तक किया किसी ने? कि एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप आपने बना दी है, उस इंडस्ट्रियल टाउनशिप में इस तरह के हादसे हो सकते हैं, आग भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, तो उसके लिए आपके पास है क्या, वो इक्विपमेंट मौजूद हैं कि नहीं है? किसने देखा है? मुझे तो नहीं लगा आज तक किसी ने देखा हो। 1 घंटा 40 मिनट जो आप बता रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा समय है। इसमें तो नेशनल डिसास्टर टीम जो है दिल्ली से हेलीकॉप्टर से यहाँ आ जाती, रोप डाउन करके उसको पिक कर सकती थी, लिफ्ट कर सकती थी। इतना बड़ा समय। अंकित जी, 15 दिन पहले इसी गड्ढे में, इसी नाले में एक ट्रक गिर जाता है और उसको भी बचाता कौन है? आम जो वहां के लोग हैं वो रस्सी से खींचते हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि नाक में कीचड़ घुस गया, लंग्स में पानी और पेट में पानी। इसलिए ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठ तो नहीं कह रही, क्योंकि ये तो कुछ और था। जैसा सर कह रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम, ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब हम इस पे चर्चा में आगे जाएंगे, पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि 1 घंटे 40 मिनट तो न जाने क्या क्या हो सकता था। हम ना किसी गांव में थे, न ऐसी जगह थे जहां से आना जाना, अस्पताल ले जाना बहुत दूर की बात थी। बिल्कुल। हम किसी ऐसे जिले में नहीं थे, हम तो नेशनल कैपिटल के बगल में थे और हादसा 15 दिन पहले हुआ था, उसके बाद ऐसा होना। और सबसे बड़ी बात है, आप खुद सिविल इंजीनियर हैं, एक आदमी को नौकरी से निकाल दिया जो जूनियर इसी सिविल इंजीनियरिंग में है। ये कितना जस्टिफाइड है सर? पहले तो मैम ये जो हादसा था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बोलिए, या हर तरह से केयरलेसनेस थी इसमें, ना ही फ्रॉम साइट टीम, मीन्स इसमें हर एक जितने भी पार्टियां इन्वॉल्व हैं सब कहीं ना कहीं दोषी हैं। यस, अब आ जाते हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में। कोई भी साइट हम लोग कभी भी मोबिलाइज करते हैं तो सबसे पहले उसका बेसिक रिकन्सनेंस करते हैं कि भैया कहाँ पे हमें फेंसिंग देनी है, स्पेशली इंटरसेक्शंस पे डिवाइडर, प्रॉपर सॉलिड डिवाइडर, कि इवन अगर गाड़ी हिट भी करती है तो वो डाइवर्ट हो सके। ये बेयर मिनिमम है। प्लस अगर नाइट है, क्योंकि वो टी था, अगर जो आपने देखा होगा वो टी जंक्शन था, अगर थोड़ा भी कोई मिस करता है तो वो सीधा सीधा बाहर ही जाएगा। तो एक फॉलो अप डाइवर्जन, एक प्रॉपर जो सर ने बता ही दिया ट्रैफिक से, तो हम लोग तो वो डिज़ाइन करते हैं बैठ के, तो एक मिनिमम डाइवर्जन, प्लस उसमें जो रिफ्लेक्टिव टेप्स होते हैं, एक बेसिक लाइटिंग, बीइंग जो प्रॉपर्टी ओनर है प्लस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और वो भी आगे जाएंगे बहुत ही अच्छे अपार्टमेंट्स थे, तो वो एक बहुत ही बेसिक मुद्दे पे जो साइट मोबिलाइजेशन का बेसिक होता है। इवन काम बंद हो गया है तो भी, अगर मान लीजिए 2 तरह के होते हैं, बीच में कुछ एक्टिविटीज़ बंद भी होती हैं फंड के कारण, जिस कारण, तो भी हम इतना एश्योर करते हैं कि बेसिक फेंसिंग हो गया, एक सिक्योरिटी पर्सोनल हो गया, और अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो बेसिक टूल्स, इवन एक बेसिक रोप तक अगर कोई उस तक नहीं फेंक सके तो उसमें हम लोग मतलब कुछ आगे बोलने लायक रह ही नहीं जाता कि, और वो भी करीब करीब 2 घंटे से। तो अब मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा पूरी टीम से, प्रशासन से, एंड प्लस ऑल जो भी साइट्स हम लोग यहाँ चला रहे हैं, मैं भी एक साइड लीड कर रहा हूँ थ्रू सम उसके, कि ये जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें सेफ्टी में सिखाते हैं कि आप जो है सेफ एक्ट, हर एक आपके बिहेवियर में भी वो सेफ्टी होनी चाहिए, वो सब रिफ्लेक्ट होती है साइट पे, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी फॉलो कर लिए होते हैं लोकल लेवल से लेकर टॉप तक। और सिर्फ जैसे आपने बताया कि जूनियर इंजीनियर को हटा दिया तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो तो जस्ट एक आई वॉश हो गया। हमें सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा कि लोग मोटिवेट हों चीज़ें करने में। रुपेंद्र जी, कितने और हादसे, कितने और जिंदगियां, अच्छा यही अगर, मतलब शायद कहना ठीक नहीं है सर, लेकिन अगर यही किसी बड़े मंत्री या किसी बड़े नेता या बड़े बिजनेसमैन या बड़े आदमी के घर में किसी के हादसा हुआ होता तो शायद अभी तक बहुत लोगों के इस्तीफे हो चुके होते, सिस्टम पे बहुत कार्रवाइयाँ हो चुकी होती। आज उस बिल्डर की वो जो जगह है जो इतने लंबे समय से है, उस बिल्डर के ऊपर एक्शन कर लिया गया होता, जब्त कर ली होती ज़मीन। लेकिन क्योंकि आम व्यक्ति था जो टैक्स भी पे करता था बेचारा, जो अपना घर भी चलाता था, शांति से एक अच्छे नागरिक की तरह काम कर रहा था, तो सर ये और कितने हादसों का इंतजार है सर, या यूं ही चलता रहेगा? मतलब बहुत ही राजस्थान की भाषा में ना सर, आइया ही चाले लो। ये जो आपने लास्ट में जो अपनी भाषा में बोला, ये ऐसा ही चलेगा, उसका कारण मैं बताता हूँ।
हाँ ये हादसा हुआ, ये ज़मीन पहले किसके लिए आवंटित थी? ये स्पोर्ट्स एरिया के लिए आवंटित थी। उसके बाद बिल्डर्स को दी गई वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो बिल्डर्स को दी गई तो उन्होंने उसको बेसमेंट बनाने के लिए उन्होंने उसको ज़मीन को खोदा। उसके बाद इन्होंने सर ने बताया, आपने भी बताया, एकदम सेफ्टी मेजर्स उन्होंने फॉलो नहीं किए जो आप दोनों ने बताए। उसकी हाइट कितनी थी वॉल की, और उसी नोएडा में जहाँ पे बेसमेंट की खुदाई होती है आप वहीं जाके देखिए, दूसरी जगह हाइट कितनी होती है, 10 से 15 फीट तक की वो बैरिकेड्स लगाते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई वहाँ पे मार्क नहीं था, लाइट तो छोड़िए, वहाँ पे कोई स्ट्रिप नहीं थी कि आपको डाइवर्जन बता सकें। और वहाँ नहीं, हमारे देश में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ ये चीज़ नहीं होती। चूँकि नोएडा में हुआ, दिल्ली के पास हुआ, इसलिए हाईलाइट हो गया। बहुत सी जगह होती हैं जहाँ कोई हाईलाइट नहीं होता, लोग हर दूसरे तीसरे दिन हादसों का शिकार हो जाते हैं। अगर यहाँ पे भी डेथ नहीं हुई होती तो अभी भी उस पर किसी की मॉनिटरिंग या इस तरह से हम यहाँ नहीं बैठे होते, वो फिर किसी तीसरे हादसे का इंतजार कर रहा होता। और अभी भी कम से कम सैकड़ों जगह हैं जो इस तरह से ओपन हैं, और इनमें जिम्मेदारी, सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी अपनी है। किसी को मैं ना तो अधिकारियों को बोलूँगा ना नेताओं को बोलूँगा, सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी है। अगर वहाँ भीड़ थी तो किसी ने क्यों प्रयास नहीं किया? सबसे पहले जिम्मेदारी, सब रील बना रहे होंगे या केवल वीडियो बना रहे होंगे। सर सबसे गंदी चीज़ रुपेश जी, आप बात खत्म करेंगे तो मैं इस पे आपसे जी। सवाल। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम थी, फायर ब्रिगेड की टीम थी, और जो मैं मीडिया में देख रहा हूँ वो बोल रहे हैं कि पानी ठंडा था। पानी ठंडा था तो क्या किसी की जान से ज़्यादा ठंडा था? तो हमारे जो मोरल है, हमारे अंदर की जो ह्यूमैनिटी है वो मर चुकी है कहीं ना कहीं। ये मैं लगातार देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, इस तरह के हादसे हो रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है 2 घंटे के आसपास, तो हमारी ह्यूमैनिटी कहाँ जाती है? किसी ने प्रयास नहीं किया। पानी ठंडा था, ये मीडिया रिपोर्ट्स है, बता रहे पानी ठंडा, हम नहीं जाएंगे। आप एक टास्क उपेंद्र जी, लीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं और सर, आप प्लीज, आप लोग ओपन डिस्कशन है इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ये बात ठीक है कि ह्यूमैनिटी की बात, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम सोचते हैं कि कहाँ चक्करों में पड़ेंगे, ये सब बात ठीक है, पर क्या इससे हम ये कह देंगे कि सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं, सिस्टम आप तो ये सवाल, इसका कोई तो जवाब देगा कि एनडीआरएफ तो वो टीम है जो इन आपदा प्रबंधन है, वो वही आपदा से निकालती है, उसके पास ऐसा क्या नहीं था कि नहीं उठ पाया? और सवाल यह है कि जब एनडीआरएफ तैयार नहीं है कूदने के लिए, जब गोताखोर नहीं है, नाव नहीं है, स्विमर नहीं है, डाइवर नहीं है, तो आम आदमी फिर आप चाहेंगे कि कूद जाए? आम आदमी टैक्स पे करेगा, आम आदमी फिर भी गड्ढे खाएगा, आम आदमी को फिर भी नसीहत मिलेगी, आम आदमी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड हो जाएगा, आम आदमी जातियों में डिवाइड हो जाएगा, आम आदमी शांति से घर पहुंचे, आम आदमी सड़क पे खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते, कचरा फेंक रहे हो तो आप अच्छे नागरिक नहीं हो, सब कुछ आम आदमी ही करेगा? कैसे? नहीं, ये तो एक प्राइमरी बात मैंने बोली। अब फिर आता है सेकेंडरी, अधिकारियों पे रूल रेगुलेशन बने हैं, दोनों लोगों ने बताए। कौन अधिकारी रूल रेगुलेशन फॉलो करता है? कितने अधिकारी वहाँ चेक करने गए? एक इस्तीफा नहीं हुआ, उनका सस्पेंशन हुआ मुख्यमंत्री ऑफिस से। उस सस्पेंशन से या उस जेई के सस्पेंशन से क्या मिला? वो आपको मैं एक चीज़ प्रैक्टिकली बताता हूँ। नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी कभी भी किसी साइट पर नहीं जाते विजिट करने, वहाँ सेफ्टी मेजर चेक करने। कौन है जिम्मेदार सर? तो ये दोनों, अब दोनों का काम, अब वो बोलते हमारा नहीं है, वो बोलते हमारा नहीं है। सबसे पहले तो इन दोनों की जिम्मेदारियां तय कौन करेगा? हम तो नहीं करेंगे, ये शासन प्रशासन उस लेवल से होगा। दूसरी चीज़, जो दूसरा कुछ दिन पहले गुड़गांव में एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, कोई अल्टरेशन कर रहा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी कि अल्टरेशन एंड एक्सटेंशन नहीं होगा। तो लेकिन ब्यूटिफिकेशन आप कर सकते हैं। मैंने खुद वहाँ पे एक फ्लैट लिया था, उसमें टाइल्स लगवा रहा था, ब्यूटिफिकेशन। तो अधिकारी छोड़िए, वहाँ के सब आ गए कि आप ये नहीं कर सकते, आप टाइल्स नहीं लगा सकते। लेकिन क्यों आए थे वो? उनको कुछ अमाउंट चाहिए था, वो आप 1.5 लाख रुपए जमा करा दीजिए, फिर आपको जो करना आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दूसरी चीज़, आपको सेफ्टी मेजर चेक करने जाना नहीं है। कोई व्यक्ति ब्यूटिफिकेशन करा रहा, कुछ अच्छा करा रहा अंडर द रूल्स, तो आप उसको रोकने जरूर पहुंच जाएंगे। तो इसमें उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। सबसे पहले पूरा नोएडा ईडा और नोएडा अथॉरिटी दोनों का सभी अधिकारियों को एक सबका सस्पेंशन करके, या जो भी आए उनको एक प्रॉपर सस्पेंशन कोई नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है, पूरी बात करने दीजिए सर। प्रॉपर जो है मुकदमा दर्ज हो, नहीं, मुकदमा और गिरफ्तारी हो। इसके अलावा जो भी इस पोस्ट पर बैठे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद भेजा जाए कि आपने इस तरह से करना है, नहीं करेंगे तो जैसे सर ने कहा मुकदमा नहीं, आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। हम टैक्स भी दे रहे हैं और हम पार्ट ऑफ सिस्टम है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि सिर्फ आप किसी को यहाँ से हटा दें। आपने कहा हत्या नहीं है सर, ये हत्या नहीं है तो आंखों के सामने डूबते हुए एक व्यक्ति को कोई नहीं बचा पाया, जिसकी जिम्मेदारी थी, जो जवाबदेही है। आम पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप लोग हैं, जिसको देखो ये सवाल करता है कि मीडिया की जिम्मेदारी आप उठाइए। जब हमको जिम्मेदारी तय करनी होती है तो हम तुरंत तय कर देते हैं, लेकिन जब हमें जिम्मेदारी लेनी होती है तो सर आप तो सिस्टम का पार्ट रह चुके हैं सर। आप मुझे बताइए, बिल्डर, राजनीति और पुलिस महकमा, ये आपस में क्या अंदर चल रहा है सर? देखिए, कभी कोई बिल्डर को क्यों नहीं अंदर किया जाता है? मैं इसी सेक्टर और इसी नोएडा में शुरू से हूँ और उससे पहले से हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, नोएडा बाद में बना है। और मैं डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक भी रहा पूरी दिल्ली का, सारे रहा। मैं जब से इनसे कह रहा हूँ और अब मैं रिटायरमेंट के बाद हर बार मैंने कहा है कि भाई थोड़ी सी बुद्धि रखो, इस नोएडा में एक ट्रैफिक इंजीनियर नियुक्त कर दो। ये सिविल इंजीनियर को एक्सपर्ट समझते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब सिविल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बिल्कुल गलत। ट्रैफिक इंजीनियर जो वो टी पॉइंट है, हमने दिल्ली में मेट्रो रेल का डाइवर्जन प्लान किया जी, हम लोगों ने उसको डिस्प्लेस किया, पहले उसकी रीडिजाइनिंग करके कहाँ डाइवर्ट करके हमने ट्रैफिक को मूव कराना है, ये पहला काम है। गड्ढा खोद दिया, उस पर टी पॉइंट आके सीधा कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट बना रहा है, कोई उसका प्रोटेक्शन नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? ट्रैफिक इंजीनियर क्यों नहीं है, ये कौन बताएगा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, उसका तो काम नहीं है, उसे तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ाई नहीं गई। आज सब जगह ट्रैफिक इंजीनियर है सिवाय नोएडा के। और करते क्या, किसी एजेंसी को हायर किया, पैसे लेके CRRI आ गई, फला आ गया और बात खत्म। अरे तुम्हारा आदमी कौन है, कौन समझेगा इस बात को? इट्स ए डायरेक्ट हिट, कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट बनाए टी पॉइंट पे, इसको कौन समझेगा? किसकी जिम्मेदारी है? दूसरी बात कि आज वो बात नहीं है कि नंबर 100 पे आप डायल करो तो फिर पुलिस जो है उनको बुलाएगी, इसको बुलाएगी, ऐसा कुछ नहीं। पूरी ऑल इंडिया में 112 नंबर इंटीग्रेटेड सर्विसेज के लिए, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए आज से नहीं कई सालों से चल रहा है। अब ये लॉस ऑफ टाइम नहीं होता है कम्युनिकेशन में कि मैं पुलिस को करूं और पुलिस जो है फिर NDRF को बुलाए और उसको बुलाए, ये गए ज़माने। अब तो अगर NDRF की ज़रूरत है, फायर ब्रिगेड की जरूरत है तो वो डायरेक्ट आएगा। किसको रोएं सर? हाँ, 112 नंबर तो दूसरी चीज है, NDRF की तो टीम सामने खड़ी नहीं थी सुनो, सर, किसको रोएं सर? NDRF नहीं, ये फायर ब्रिगेड का भी काम है। वो वहाँ थी सर। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि फायर ब्रिगेड का एक ही काम है आग बुझाना, गलत। डूबते को बचाना भी उसमें शामिल है। सर दिस इज हाँ, उसमें शामिल है। और उसके लिए आपके पास इक्विपमेंट क्या है? वहाँ खड़े हुए हैं, क्या तुम्हारी शक्ल देख के आदमी ऊपर आ जाएगा अपने आप? हैं? अरे कुछ तो यत्न करोगे, कुछ तो प्रयत्न करोगे, कुछ तो इक्विपमेंट होगा। कहाँ है वो इक्विपमेंट? पहली बात कि तुमने ऐसी एक हालात पैदा किए जिसकी वजह से हादसा हुआ। एक नहीं, एक के बाद और भी हैं, 2 तो नोटिसेबल है, बाकी तो और भी हुए होंगे। और दूसरी बात, अगर हो गया है तो आप फिर इतने जो है लापरवाह हैं और बेपरवाह हैं कि आपके पास ना कुछ है। क्यों नहीं देखते हैं भाई? पहले तो उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मुझे कहा गया, बताया है कि CEO को ट्रांसफ़र किया है इसी बात के लिए। मैं तो कहता हूं कि उसके साथ ही क्रिमिनल लाइबिलिटी शुड ऑल्सो बी फिक्स्ड। और क्या होती है क्रिमिनल लाइबिलिटी? कि तुमने ऐसे खुला छोड़ दिया मरने के लिए, ये क्या है ये? अगर ये क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है तो और क्या है? और 304 में जो अब 105 एक BNS है, उसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का प्रोविज़न है, 10 साल का है। उठाओ, सबको बंद करो, एक उठा के नीचे से कम 100 आदमी बंद होने चाहिए इसमें। और जो जगह खुली पड़ी हैं अभी भी, ये एक हादसा है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या उसका कोई इंस्पेक्शन करता है कि ये साइट है, हमने किसी वजह से रोक दी, अबेंडन हो गई है, तो इसके बाद भी ये मौत का कुआं ना बने? तो इतने असंवेदनशीलता आ चुकी है, जैसा हम बात कर रहे हैं कि हम देखते रह जाते हैं हमारे सामने। मतलब सर 1 घंटा 50 मिनट एक बहुत बड़ा समय होता है सर।
किसी के लिए भी। इस तो सर एक मुझे आप ये बताइए सर, वो ट्रेनिंग देना और वो तमाम बातें आज हम बात कर रहे हैं सर, जब भी कोई हादसा हो जाता है, कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप आ गई, बच्चों को नहीं देनी चाहिए थी, बच्चों को देनी नहीं चाहिए थी, फिर एक्सपर्ट्स डिस्कशन आ जाते हैं कि बच्चों को आप पैरासीटामोल मत दीजिए, बच्चों को तो आप घरेलू उपचार दीजिए। अरे सर, जब वो बन रही होती है कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप, तो जो इंचार्ज है वो क्या कर रहे होते हैं जब बच्चों की डेथ हो जाती है? जब इंदौर में गंदे पानी से लोगों की मौत हो जाती है, उसका क्या उपचार होता है? तो सर इस पूरी स्थिति में जी अब ऐसा क्या होना चाहिए? वो कौन है जिम्मेदार सर? वो पर्टिकुलर व्यक्ति कौन है जिसने एनडीआरएफ के अंडर ट्रेनिंग उस टीम को भेज दिया, जो तैयार नहीं था कि ठंडे पानी में, सरिये वाले पानी में, कादे वाले पानी में मैं नहीं कूदूंगा? अगर कोई ये कहता है ना कि उन्होंने ठंडे पानी में जाने से मना किया, इससे ज़्यादा बेहुदा अफसोसजनक कोई बात नहीं सर, वो उसमें। डिलीवरी बॉय और उतर के मैंने चला अपने गया। टेन्योर में और बहुत देखा है कि जान की परवाह नहीं की और लोगों ने अपनी जान भी खोई है। ऐसा नहीं है। और आग में भी होता है। क्या होता है ठंडा पानी? मैं वही ऐड कर रहा था सर। हाँ। यहाँ पे जो मेजर इशू है ना, मतलब रेदर देन पॉइंटिंग आउट समवन, वो है लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर द सर्विस। हम सरकारी नौकरी को सर्विस बोल देते हैं कि यस वी आर डूइंग सर्विस टू द नेशन, बट वो स्पिरिट जो है ना सर्विस वाली, वो नॉट मैं पुलिस मैन या एनडीआरएफ वो एक पार्ट हो गए, मैं पूरे सिस्टम को बोल रहा हूँ वी आर लैकिंग दैट सर्विस स्पिरिट। वो थी सर, थी धीरे धीरे, क्योंकि आप अपना बता रहे हैं वो डाइल्यूशन पे है। और इवन जो ये इंसिडेंट हुआ पर्टिकुलर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वी हैव टू ब्लेम या आप जो भी हैं डेवलपर हैं या वो हैं, वो एक पार्ट है। जो भी सिस्टमेटिकली उसमें इन्वॉल्व है इन द नेग्लिजेंस, उस पर पर्टिकुलर वो मान लीजिए गवर्नमेंट है, एक सिस्टम है, डेफिनेटली दे विल एक्ट। रेदर देन डिस्कसिंग whom to blame, we should discuss how to fix it for the further। तो अब ऐसे में एसआईटी बहुत सारी अनगिनत सर एसआईटी वही चलती रहती हैं फिर एक एसआईटी हो गई सर। अब ये क्या है सर? ये आई वाश है। एसआईटी क्या होता है? आप इसकी जब रिपोर्ट आएगी कोई बात भी नहीं करेगा। और सर सबसे खत्म हो बड़ी बात जाएगा है, कोई मैटर, अब्दुल के घर में आप बुलडोजर चला देते हैं, ये तो डायरेक्ट हत्या का मामला है, डायरेक्ट एक क्रिमिनल मामला है। यहाँ पे क्या होगा सर? किसी एक सरकार का सिर्फ बुलडोजर चला देना या एक्शन ले लेना लॉ एंड ऑर्डर पे, ये क्या उसका हिस्सा नहीं है? उस लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा नहीं है क्या सर? बुलडोजर भी हिस्सा है और ये भी हिस्सा है, दोनों ही हिस्से। लेकिन सर वो हो जाता है, ये हिस्सा रह जाता है, ये आम आदमी से जुड़ा है हिस्सा क्योंकि दोनों हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने भी अभी कहा कि जो स्पिरिट की कमी है, स्पिरिट की कमी भी कैसे आ रही है? स्पिरिट की कमी डिमोट या एक हम कहना लैक चाहिए। कर रहे हैं वो जो बेसिक एक ट्रेनिंग है ना, जो मतलब जैसे मैं अपना बता देता हूँ, हम प्राइवेट सेक्टर में हैं, मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग में, मेरे पास अब पहले थे इंजीनियरिंग सर, तब हम बीटेक को शायद बोलते थे कि बहुत ही बड़ा काम हो गया कि भाई डिग्री करके आ गए, डिप्लोमा वाले रहते थे, आईटीआई वाले रहते थे। आज हमने ऐसे भर दिए हैं कि सारे इंजीनियर हैं, बट उसमें वो स्पिरिट जो पहले लोग थे कि 12-12 नहीं 24-24 घंटे भी अगर किसी एक पर्टिकुलर टास्क पे किसी सीनियर ने बोल दिया यहाँ खड़े हो कि तुम्हें ये ख़त्म कराना है, वो कराते थे। आज लोग वो बात करते हैं सारी कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, बट जब आप उसको ओनरशिप दे देंगे ना उस चीज़ों की, तो सबसे दूर भागने में रेडी रहते हैं। सेम इनके साथ, इनके पास वो ओनरशिप थी, वो भी जो आदमी कूदा बाहर, वो कूदा, उसके पास कुछ नहीं था, वही रस्सी थी जो बांधा, वो भी रस्सी अवेलेबल थी। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि कोई लेके आया। वो बेसिक टूल्स हैं, वो तो सर आपको पता है एनडीआरएफ के पास बेसिक टूल्स तो रहते ही हैं, बस ये उसके पास स्पिरिट था कि उस पानी में वो हिम्मत किया। हाँ, पूरी बात। और वही चीज जो है क्या किया जा सकता था रुपेन जी? क्या हो सकता ऐसी सिचुएशन? आप मानिए कि रात को है, तो ऐसे में क्या क्या किया जा सकता था? सब कुछ है, फायर ब्रिगेड है, तो क्या एक बेसिक स्टेप है जो पूरे किए जा सकते थे? वो तो जो एक व्यक्ति ने अपना एक मोटिवेशन दिखाया, वो अगर सभी दिखा लेते तो उस बच्चे को बचाया जा सकता था, उस व्यक्ति को आराम से बचाया जा सकता था। फिर हम सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर सिस्टम को बोल सकते थे कि आपने ये ऐसा क्या यहाँ ऐसे टी पॉइंट पे आपने ऐसे ओपन क्यों रखा, नंबर 1। नंबर 2, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं इनको टर्मिनेशन कीजिए, प्लस इनके ऊपर जो सर ने धाराएँ बताई कि आप इनके ऊपर इम्पोज करिए कि यहाँ ऐसे हादसे हो चुके हैं। भले सबसे पहले था कि वो व्यक्ति बच जाता, अगर वो व्यक्ति बच जाता तो मैं सच बोल रहा हूँ कि वो चीज़ अभी भी हम लोग नहीं उठा रहे होते, वो फिर तीसरे हादसे का वेट कर रहे होते। लेकिन सर अभी भी क्या फर्क पड़ जाएगा आपको लगता है? 48 घंटे 24 घंटे इतने रेप हो जाते हैं सर, सड़कों पे आ जाते हैं, और फिर क्या होता है? आज तक आरजीकर कॉलेज बंगाल का कोई सोल्यूशन निकला है सर? बिहार में पुल टूट गया, उसका कोई सोल्यूशन निकला सर? फर्क तब पड़ता है जब कोई घटना हो जाती है। मैं इससे हटके एक चीज़ और बताता हूँ
कि आज के डेट में हमारे देश में सोलर पैनल प्लांट या सोलर प्लांट बहुत जगह लगते हैं, आपने भी देखा होगा, बहुत लग भी रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए एक फ्लड सर्वे होता है। उसका मैं इससे क्या लिंक है वो बता रहा हूँ। उस फ्लड सर्वे रिपोर्ट में जो भी कंपनियाँ होती हैं, प्राइवेट को ही मैक्सिमम इसमें इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी उतना इन्वॉल्व नहीं है, वो क्या करती हैं, परमिशन लेने के लिए जो फ्लड रिपोर्ट लगानी होती है, वो अपने किसी सिविल इंजीनियर से, जो सर ने बात कही कि यहाँ ट्रैफिक इंजीनियर होना चाहिए, वो किसी भी सिविल इंजीनियर से उठा के एक फ्लड रिपोर्ट बनवा लेते हैं। वो किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते, वो फ्लड रिपोर्ट लगाई, पेपर वर्क किया, उनको परमिशन मिल गई, सोलर बनना, बिजली बनना शुरू, बिकना स्टार्ट। फिर क्या होता है, एक्सट्रीम इवेंट होता है, छोटा सा नाला में बाढ़ आती है, पूरा प्लांट डूब जाता है, फिर उसके बाद वो खोजते हैं एक्सपर्ट। तो अगर आप पहले से ही एक्सपर्ट रखो, आप पहले से ही उस एक्सपर्ट को लेके चलो, उसके स्पेशलाइजेशन अप्लाई करो, तो ये हाथ से तो होंगे ही नहीं। बेसिक मोटिवेशन, बेसिक ट्रेनिंग की कमी है, कहाँ एक्सपर्ट रखेगी सरकार सर? मैं- नियत की कमी है सर। मैं नियत ऐड की करता कमी हूं, है, सर। लोगों की कमी नहीं है। मैं ऐड करता हूँ सर, सिविल इंजीनियरिंग में हमें 4 साल में वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी पढ़ाते हैं, इरिगेशन भी पढ़ाते हैं, वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं, मतलब बेसिक वाटर रिसोर्स भी पढ़ाते हैं, और इवन आप बोलिए इकोनॉमिक्स और सिविक सेंस की, हमारे में एथिक्स की भी क्लास थी। तो प्रॉब्लम क्या है कि पढ़ाते सब कुछ है, उसके बाद आपको हायर, जैसे आपने ट्रैफिक इंजीनियरिंग बोला, वो फिर स्पेशलाइजेशन में आ जाता है मास्टर्स में, आप चाहे उसको ट्रैफिक इंजीनियरिंग ले लीजिए, कर लीजिए, सेम मैं इरिगेशन। आपको करेक्ट करूं, सर बीई ट्रैफिक इंजीनियरिंग अलग से सब्जेक्ट है नहीं, और बैचलर लेवल से है। मास्टर डिग्री की तो बात छोड़ो, बैचलर लेवल पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग है। होगा डेफिनेटली। मेरे साथ के थे, मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग में वो बेसिक टूल्स हैं, इंक्लूडिंग एयरपोर्ट, वाटरवेज, पोर्ट, सब कुछ होता है। प्रॉब्लम क्या होती है, सिर्फ वही है स्किल सेट, मतलब अगर मैंने उसी सिविल इंजीनियरिंग की ड्यूटी लगाई ऐसे एरिया में जहाँ पे ट्रैफिक का इश्यूज़ है, देन एक बेसिक ट्रेनिंग एटलीस्ट महीने की, ज़्यादा कुछ लॉज बाई लॉज है और क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, उस तरह की ट्रेनिंग स्किल सेट डेवलप करें। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई गवर्नमेंट का भी अपनी लाइबिलिटीज़ है, अगर 100 स्टाफ हैं तो अब मैं ये बोल दूँ उसको कि भाई 120 कर दो, नहीं, कोई जरूरत नहीं। उस 100 में से आप सेलेक्ट करिए एंड सेलेक्टिव डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करिए, रैदर देन कि बस एक जेई बना दिया, जेई को प्रमोट करके एई बना दिया, एई को प्रमोट करके ई एसी, उसकी जगह हाँ जी ये जेई है, यस इनका बैकग्राउंड अच्छा है तो इनको हम फर्दर इंप्रूव करते हैं ट्रैफिक में, इसको इंप्रूव करते हैं इरिगेशन में, क्योंकि बेस सेम है सर, सिविल इंजीनियरिंग कैन बी डेवलप। एक चीज़, सॉरी टू इंटरप्ट, ना नो इशू। मैं इसको, इस पूरे हादसे को, इसके 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं। जी पहला है कम्युनिकेशन, एग्री, यानी कि रिस्पॉन्स टाइम, यस, जो हर जगह जो इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं उनका टाइम हमेशा मेजर करते हैं यस, और देखते हैं कि पुलिस कितने मिनट में पहुंची, फायर ब्रिगेड कितने मिनट में पहुंची, ये सर्विस कितने मिनट में पहुंची। पहला हुआ रिस्पॉन्स टाइम, दूसरा जो आप ट्रेनिंग की बात कह रहे हो, और तीसरा इक्विपमेंट की बात। तीनों ही जरूरी हैं। जी अब इस पूरे हादसे में, चलो जब तक वो जिंदे थे, उनके पिताजी भी पहुंच गए, बात कर रहे हैं टेलीफोन से, चलो अगर 2-4 मिनट की देरी हो हमने मान लिया, पहुंच के वो ट्रेंड भी हैं, जानते हैं कि कैसे करना है। उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, रस्सा नहीं है, कुछ तरह की बोट नहीं है, वहाँ तक पहुँचने का साधन नहीं है, सर्च लाइट जो फॉग को थ्रू कर दे वो नहीं है, तो क्या करेगा? मैं ट्रेंड हूँ, मैं किनारे पे खड़ा हो जाऊँगा तो मेरी बस ट्रेनिंग जो उसको बाहर निकाल देगी बिना कुछ किए। विकल्प होता है। ये संभव नहीं है। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, चलो जाके देखो फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड के पास क्या इक्विपमेंट है। एक आदमी दूसरा कूदता है किसी कोई रस्सा लेके, अरे भाई जो तुम आप एफर्ट कर रहे थे वो एफर्ट कहाँ है? खड़े होके शक्ल दिखाने के लिए थोड़ी आए हो। और अगर उनके पास इक्विपमेंट नहीं है तो किसने उनको अरेंज नहीं किया? एक आदमी को बॉर्डर पे भेज दो लड़ने के लिए बिना बंदूक के, वो वाली सिचुएशन, वही सेम सिचुएशन। सेम सिचुएशन है, उसको उतनी ही अहमियत और उतनी ही सेंसिटिविटी के साथ देखा जाए। अच्छा सर, हम ये तो बात कर रहे हैं क्या गलती है, हमें ये भी पता है कि ये एसआईटी में क्या होगा, कैसे बंद होगी, किसी को पता नहीं चलेगा जब तक कि दूसरा नहीं होगा। सर मैं गुड़गांव रहती हूँ। एसआईटी में कौन होगा? वही अधिकारी होंगे सर।
उनसे सीनियर हो जाएंगे। बस मैं आज बता दूं एसआईटी की क्या रिपोर्ट आएगी। लोगों को और इक्विप करने की ज़रूरत है, सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और इसकी जो निगरानी है, इस तरह के जो साइट्स गड्ढे हैं उनके ऊपर निगरानी हो, उसकी रिपोर्ट हो, मॉनिटरिंग हो, ये आएगी रिपोर्ट। इसके सब अलावा आज़ाद। अगर चौथा पॉइंट आ जाए तो ये सब जानते हैं, हम बैठ के यहीं बना दूं मैं रिपोर्ट। ये सब बेकार की बेकार बातें की हैं। बातें, लेट अस डू समथिंग क्रिएटिव व्हिच कैन Sir, रियली what, यील्ड what is that रिजल्ट्स। creative, sir, which can stop any further hadsa हाँ, like this? हाँ। So what creative? वो यही है कि सबसे बड़ी बात, जिसका जो काम है, आज फायर ब्रिगेड का क्या काम है? तुम्हारी ये बिल्डिंग बनी है, इसमें ये फायर हाइड्रेंट नहीं है, यहाँ से तोड़ के पाइप लगाओ, इस खिड़की तोड़ो, बाहर ये बनाओ, वो बनाओ, कि सर मैं कर नहीं सकता, चल कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं। हो गया अरेंजमेंट, सब लग गए हैं, सब हो गया। ये होता है आज जो चीज़ फोकस करने की है, प्रिवेंशन किसकी जिम्मेदारी है? प्रिवेंशन ऑफ सच डर्टी इंसिडेंट किसकी जिम्मेदारी? प्रिवेंशन नहीं आता क्या? तुम जब ही एक्टिवेट होगे जब कुछ होगा। एब्सोल्युटली सर। मैं गुड़गांव से आती हूँ सर, मैं भी रोज 62 किलोमीटर रोज आती हूँ। मुझे कहा जाता है कि अरे क्या गुड़गांव, नोएडा आ जाइए, कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं, आपको 5 स्टार फ्लैट्स मिल जाएंगे। ये 150 के लिए मुझसे 50 दिन नहीं हुए सर जो लोगों ने कहा कि अरे यार ऑफिस 62 में है, ले लो, यहाँ पर 5 स्टार आपको मिल जाएंगी फैसिलिटी। सवाल ये है सर कि जब मैं गई, नोएडा भी गुड़गांव भी, किसी भी बिल्डिंग में अभी तक वो बिल्डिंग बन के तैयार है, बिकने को तैयार है, हम लोग खरीदने को तैयार है, लेकिन जब मैंने पूछा यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर कैसे है, बिल्डिंग में क्या है, नहीं, वो अभी अप्रूवल आना बाकी। ये सर 80% बिल्डिंग्स का हाल है सर। मेरे घर के बाहर वो फ्लाईओवर बना, द फ्लाईओवर, मुंबई एक्सप्रेसवे, सर बारिश आई, फट गया सर। नीचे वो लोग बारिश से बचने के लिए रुके थे, उनके ऊपर पानी गिर गया सर। इन सब कोई लोगों सड़क, को कोई एक्सीडेंट प्रोन इलाका, बस यहाँ से बच के रहिए, नसीहत दे दी जाती है सर। सर ये तो यही दवाइयों का है, यही कोई क्राइम का है, यही रेप के हालात हैं। और सर फिर अब ऐसे केस में तो आप जिस सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, तो शायद हमारी भी मोरालिटी, सेंसिटिविटी एक बार स्लिप हो जाए, हम भी भूल जाएं कि कमल की जगह हाथ को बटन दबा देता है। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सिस्टम तो राजनीति से चलता है ना सर, और इतने लंबे समय से भाजपा की सरकार है सर। अब इसके आगे क्या सर, अब कब तक क्या ऐसा रुकेगा सर? देखिए, जो पॉलिटिकल कंपल्शन हो, एफिलिएशन हो, वो दोज थिंग्स आर डिफरेंट। मैं तो प्योर बता रहा हूँ जो सिस्टम काम करता है। नोएडा बना जरूर दिया, जहाँ तक ट्रैफिक का हाल है, कोई आके बता दे पूरे नोएडा में एक भी जंक्शन ठीक है, इन्हें पता नहीं। और कोई यहाँ का जिम्मेदार नागरिक इनको बताए तो चिढ़ लग जाती है। सर 2.5 घंटे का अब रास्ता ये है मुझे सड़कों क्यों पे। बता रहा है, हैं? ये बता रहा है, अरे भाई रोड एक्सीडेंट भी हो रहे हैं नोएडा में, और ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो आप सोच नहीं सकते हो। मकानों में गाड़ी घुस जाती है, बिल्कुल हैं? आप उठा के देखिए क्या है, आपके कितने हादसे हुए हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे, एक के बाद एक गाड़ियाँ कितनी ठुकी, कितने लोगों की जान गई। हाँ, इंजीनियरिंग। हाँ, अब जैसे तो फॉग ये है, सब जी पोल्यूशन नहीं जाएगा, जी, ट्रैफिक रहेगा, जी, ठीक है, तो इन सब चीज के बीच, और एक्सीडेंट्स तो भाई ये तो होते ही हैं, ये तो ईश्वर की इच्छा है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, लाइनिंग, एक रोड मार्किंग सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। एकदम से। किसी को नहीं पता इनको। रोड मार्किंग में जो मार्किंग साइड में होती है, जो फॉग के टाइम पे काम आती है, उसको लगी ही नहीं ये है, केवल हम और आदमी एक्सप्रेस वे पे कहीं का देखते कहीं हैं। जा घुस जाता है। जी। और जब वो ड्राइव करता है तो उसके लिए वो लाइन काम आती है, क्योंकि विजिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। वेरी पुअर। हाँ, तो वो नहीं है, स्टॉप लाइन दिखा दें। आज मैंने पूछा यहाँ के इंजीनियरों से, मैंने कहा यार स्टॉप लाइन आप क्यों नहीं लगाते हो? जेब्रा क्रॉसिंग को स्टॉप लाइन कहते हैं। इट इज़ सो पैथेटिक।
पता ही नहीं है कि स्टॉप लाइन होती ये क्या है। चीज़ केवल आपको एक्सप्रेसवे पे देखेगी। क्यों? क्योंकि उस पर वीआईपी मूवमेंट होता है, उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। सेम चीज़ आपके नोएडा के अलावा आपकी जो सर्विस लेन जो भी है, आप सर्विस लेन का भी हाल देखिए, कहीं पे कोई लाइन नहीं दिखेगी, पार्किंग की जगह बन चुकी हैं। क्यों पार्किंग की जगह बन गई है? तो सर्विस लेन के बगल से नाला जाता मैं है। नाम नहीं लेना चाहता, या नोएडा के एक सीईओ आए, चेयरमैन आए, उन्होंने फुटपाथ पे रेडियो को लाइसेंस दे दिया। फुटपाथ किस लिए होता है? पैदल वालों को चलने के लिए। पैदल वाले अब रोड के ऊपर चलते हैं, डायरेक्ट हिट कर होए। ये इतनी मोटी और बेवकूफ़ी भरी सोच है। मैं एक आप एक्सप्रेसवे के अलावा नोएडा में आप कहीं भी देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई वीआईपी रह रहा है, उसके अलावा कहीं पर भी आपको मार्किंग नहीं मिलेगी। और वो मार्किंग हर सितंबर अक्टूबर में अपग्रेड या अपडेट होनी चाहिए। केवल एक्सप्रेसवे पे आपको मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। अब मैं आपसे ये पूछूं जी मैम। कि अहमदाबाद का हादसा हुआ जी। विमान का, जी उसकी क्या रिपोर्ट आई सर? किसको पता है सर? क्या किसकी जवाबदेही तय हुई? और विजय रूपाणी की चर्चा के अलावा अगर किसी एक आम नागरिक की किसी ने चिंता जताई, क्या रिपोर्ट आई सर? तब भी बैठी थी एसआईटी, तब भी एक जांच बैठी हुई बिल्कुल थी। बिल्कुल। इसका तो कुछ नहीं मैम, मान लीजिए जब ये हाइप है या ये हम लोग बैठे हुए हैं डिस्कस कर रहे हैं, 2 दिन बाद वो अफसोस कहीं ना कहीं रहता है, बट आगे आदमी चल लेता है, पीछे का कोई बात उसमें नहीं जो करता। टेक्निकल बात आई कि उसका जो फ्यूल जो था वो उसका तो स्विच ऑफ हुआ। हाँ हाँ, Engine two उसमें इशू आया फ्यूल स्विच में। इन सिमिलर प्लेन्स एल्सवेयर आल्सो, उसी कंपनी का। बाद में तो उसके काफी ऊपर ग्राउंड क्या एक्शन कोई लिया? एक्शन नहीं है सर। हाँ, और भाई क्यों बंद हुआ वो ऑटोमेटिक चलते हुए? ये तो सारे सबने पता कर लिया कि फ्यूल का जो है सडनली उसको ब्लॉक किया, और वो ब्लॉक जो हुआ वो कारण क्या था? वो भी सर यानी उसमें पहले से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, उसके बावजूद आपने जबकि तो परमिशन पूरी दिया। जांच होके, बिल्कुल। मतलब विमान हो, खासतौर पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो प्रॉपर जांच के बाद उड़ान भरते हैं। मोनोपोली कंपनीज हैं और एयरबस। इनका भी सर, पर फिर कुल मिला के जब हम एक सेफ्टी ही बात ऑडिट कर होता है रहे क्या? नोएडा में सेफ्टी ऑडिट होता है रोड्स का? सेफ्टी ऑडिट होता है बिल्डिंग का ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन? बताइए मुझे, कुछ होता हो तो हैं? कुछ पता ही नहीं, ना तो उनको पता है और ना करने वालों को, ना बताने वालों सर, अब इसमें जैसे ये जो कंस्ट्रक्शन माफिया जो आ गए हैं, जी जो पूरे सिस्टम में हैंड इन ग्लव हैं, जहाँ पे जैसे किस दिन बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, किस दिन दरार आ गई, कुछ और हो गया, तो ऐसे में अब इन पे क्या एक्शन है? इसका जो बेसिक है, मैं वही फिर से करता हूँ कि सिस्टमेटिकली इम्प्रूवमेंट जरूरी है, और लाइबिलिटी को थोड़ा एक्सपोज करना। मीन्स जैसे कि एक फाइल है, हम जब तक उसको दबा के रखेंगे किसी एक टेबल पे, तब तक उसका, जैसे एसआईटी हुआ, ठीक है जी, इनिशियल लोगों ने किया, बाद में लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ओपन टू पब्लिक नहीं है उसके फाइंडिंग्स, या है तो आप रिसर्च करते रहिए। कुछ एक सिस्टमेटिकली, जैसे हम नोएडा अथॉरिटी है, जितनी चीज़ें अप्रूव करती हैं, प्लान्स, लेआउट, इवन मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा कि जितने ड्राइंग्स अप्रूव होते हैं हर अपार्टमेंट ओनर्स के, सबको पब्लिक कर दीजिए। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि एसेट है किसी एक इंडिविजुअल का, हाँ उसका कॉपीराइट इश्यूज होगा, या ड्राइंग्स या डिज़ाइन या जो भी चीज़ बोल दीजिए, डिफेक्ट्स तभी आउट होंगे जब आप पब्लिक में एक्सपोज करेंगे चीज़ें। कोई देखेगा, जैसे मान लीजिए कभी नहीं, चलो बिल्डिंग का आप बात कह रहे हो, उसका ना भेजें। मैं ये कहता हूँ कि जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं ऑलरेडी, उस जो किसी का राइट टू प्राइवेसी को किसी भी तरह से इन्फ्रिंज नहीं करता है, वो चीज़ तो रख ही सकते हो आप। सर, क्योंकि मुझे उसमें वाइंड तो अप कोई करना है, लीगल इशू भी नहीं। इस सेफ्टी ऑडिट भी रख तीनों सकते हैं, से- आज तक नहीं रखा। बिल्कुल। एक एक बार ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो ये हादसा हुआ, अब ये दोबारा ना हो, हाउ टू अवॉइड, उसके लिए जी क्या मेजर जरूरी है आपके लिहाज से? क्या जरूरी है? उसके लिए, इस हादसे से सबक लेने के लिए सबसे पहले तो सर का, मैं बहुत अच्छा उन्होंने सजेशन दिया, क्रिमिनल केस दर्ज होने चाहिए अधिकारियों पे, जो इसके लिए, इस हादसे के लिए मैं सच सीधे कहूँगा जिम्मेदार हैं, कि उन्होंने ऐसा वो उस जगह पे छोड़ा कैसे, कोई मेजरमेंट क्यों नहीं था, सेफ्टी मेजरमेंट। उसके बाद जो इक्विपमेंट की जो कमी एनडीआरएफ बोल रही है, या जो भी फायर ब्रिगेड बोल रहा है, तो एसआईटी की में रिपोर्ट में भी आएगी, लेकिन गवर्नमेंट खुद करे कि इक्विपमेंट की कमी कम से कम इन 2 डिपार्टमेंट में कभी ना रहे इन फ्यूचर, ताकि कभी कोई हादसा हो तो बचाया जा सके। आपको क्या लगता है? जी, मैं स्टार्ट करूंगा पहले तो सिस्टमेटिकली इम्प्रूवमेंट। जस्ट ब्रीफली बताऊंगा, एक प्रोजेक्ट में लास्ट कर रहा था, उसमें रोड डिज़ाइन था।
तो जब हम अप्रूव कराने गए तो एक सेंट्रल बॉडी बैठती थी, तो अब वो आप चाहे सिटी की रोड बना रहे हैं या अपार्टमेंट की रोड बना रहे हैं या अपने टाउनशिप की रोड बना रहे हैं, यू हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द सेम सेंट्रल एजेंसी। वो चेक करते हैं कि प्रॉपर रोड मार्किंग, साइनेज, सिग्नल है तभी वो फाइनल देते हैं आपको कमिश्निंग सर्टिफिकेट, एल्स दे विल नॉट अलाउ। तो सिमिलर सिस्टम, वेदर वी आर बिल्डिंग अ डाइवर्जन रोड इनसाइड आवर टाउनशिप और national highway, state highway or whatever subordinate roads in whole city, that should be vetted from the central agency which will take care of basic road markings, signages and basic lightings as well as that footpath and all. एक बार वो डिमार्केशन प्रॉपर हो गया, उसको आप सेंट्रल सिस्टम में प्लान करिए। अथॉरिटी के पास तो इतना अच्छा खासा रिसोर्सेज तो सफिशिएंट है, वो जब सेंट्रल सिस्टम में डालने लगेंगे तो एक तो क्या होगा, बेसिक ट्रेनिंग हो जाएगी इन्हीं की टीम की, प्लस हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं या टीम्स हैं। मान लीजिए हम ही लोगों को है, अब अंदर मुझे अपने अपार्टमेंट में रोड बनाना है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो डेवलपर है अपनी ड्राइंग्स लाएगा, डेवलप कर देगा और बेच देगा। अब उसमें क्या इश्यूज़ है वो बियर करेंगे पब्लिक एंड जो भी रिलेटेड होंगे। तो सेंट्रलाइज्ड अप्रूवल सिस्टम एटलीस्ट या वेटिंग सिस्टम की एक, जैसे आजकल तो हर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में कर दिया आईटी से आप वेट करा लीजिए, उससे क्या होता है बेसिक इश्यूज़ जो है वो टैकल तो हो जाते हैं। छोटे मोटे इश्यूज़ में हम सब काम ही कर रहे हैं एंड एवरीवन वांट्स द बेस्ट, तो गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जैसे हम जिस पोजीशन पे बैठे हैं, कल को हो सकता है या आप भी सर अच्छा खासा सर्व कर दें, गलतियां हो जाती हैं लोगों से। डेफिनेटली रेदर देन ब्लेमिंग समवन वी हैव टू गेट अ better means understanding of the situation and try to improve it further. विदाउट ब्लेमिंग, विदाउट जिसे बोलते हैं कि जवाबदेही, विदाउट पनिशमेंट, दिस कैन नॉट चेंज। सर आपको क्या लगता है? देखिए ये बात बिल्कुल सही है, पनिशमेंट तो ज़रूर दें। पनिशमेंट से जो एक चीज़ है, पनिशमेंट प्रिवेंशन भी है। प्रिवेंशन कैसे है कि देखो यार उन्होंने लापरवाही की, उसको सजा हो, एकदम से हम ना करें वो लापरवाही, तो वो भी होना चाहिए। लेकिन वो फास्ट और होना दूसरी बात ये है थोड़ा फास्ट। कि एक नोएडा में जो बड़ी है, अब नोएडा में कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है, एकदम नोएडा में कोई एमसीडी कोई ये कुछ ऐसा नहीं है, नोएडा ही उस काम को करता है और ये उन्होंने एक्ट पास कराया है यूपी उससे, ना कोई यहाँ प्रधान है ना कुछ है, यहाँ केवल नोएडा की ही नीचे से लेकर ऊपर तक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और नोएडा की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं टाउन प्लानर को बुला लो, मेरे सामने बैठा दो और एक टाउन प्लानिंग यहाँ की दिखा दें जिसमें उसने जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जैसे जो इमरजेंसी एमिनिटीज़ हैं उसके लिए स्पेस छोड़ा। कौन से सेक्टर में पुलिस स्टेशन के लिए जगह छोड़ी है, वो पार्क घेरेंगे या दाएं बाएं घुसेंगे हैं? तुम्हें पुलिस नहीं चाहिए जब टाउनशिप बना रहे हो, जब तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हें पुलिस चाहिए ही नहीं तो करो अपना काम, उन्हें क्यों बुलाते हो भाई? और आप बुलाते हो तो उनको ये दो। जब तुम सारी चीज़ें कह रहे हो कि वर्ल्ड क्लास हम करेंगे, तो फिर आप फायर ब्रिगेड है उसको अपनी तरफ से क्यों नहीं इक्विपमेंट दिलाते? चलो सरकार देगी, यूपी सरकार देगी तो वो उस स्केल पे देगी जहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट को दे रही है, उनके लिए ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है, पर आपके लिए तो नहीं है। आप तो यहाँ बड़े सीनियर ओहदे के अफसर बैठे हो, आपके पास बजट भी है, सब कुछ है, आप क्या कर रहे हो? आपकी ये देख के प्रोटेक्शन और ये जब लोग यहाँ आ रहे हैं और आप उसमें कहीं ना कहीं कमी कर रहे हो, तो कल को यहाँ ये लोग तो अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे। जस्ट एक ब्रीफली ऐड करूँगा मैम, जो डेथ हुआ तो उनकी फैमिली को मीन्स व्यक्त तो कर नहीं सकते, बट जो भी होगा हम लोग अपनी जो भी डेली एक्टिविटीज़ एंड फर्दर वी विल टेक केयर कि इस तरह के इंसिडेंट एटलीस्ट जो हमारे व्यू में, हमारी निगरानी में या हमारे आसपास है वो रिपीट ना होने दें। जो भी फर्दर सबके लिए सेम स्पिरिट होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सबक इतना गहरा हो कि अगली बार रूह कांप जाए, सबक इतना ज़बरदस्त हो कि अगली बार एनडीआरएफ हाथ पे हाथ रख के ना धरा रहे, सबक इतना गहरा हो कि पुलिस होने के बावजूद, सारी टीम होने के बावजूद भी कोई और युवराज आंखों के सामने ना डूब जाए। और एक बात आपको बता दें, ये जो 140 करोड़ लोग हैं ना, आपकी वक़्त सिर्फ उस दिन है जिस दिन आपको वोट देने जाना है, सिर्फ उस दिन। उसके अलावा ना आपके जान की चिंता है, ना आपके साधन संसाधनों की। कभी मिड डे मील में खाना खराब आ जाता है,
सड़कों पे कभी बोर्ड साइंस लगाना भूल जाते हैं, कभी स्टॉप लाइन नहीं होती और कभी फ्लाइट में फ्यूल का स्विच ऑफ हो जाता है। नुकसान केवल आपको, हमको, हमारे रिश्तेदारों को होता है। और एक बात और है, क्योंकि युवराज हमारे घर में से नहीं था तो आज हम 24 घंटे के लिए उसकी चर्चा करके भूल जाएंगे, लेकिन किसी दिन वो युवराज हमारे घर का बच्चा हो सकता है। वो दिन ना आने दें। इतने रेप होते हैं, दुख होता है, डर लगता है, महीने भर हम अपने घर के बच्चों की ध्यान रखते हैं, उनको सही से पहुंचाते हैं और महीने भर बाद हम फिर वही ढर्रे पे आ जाते हैं क्योंकि हम बहुत व्यस्त हैं। ये ट्रैप है, मानिएगा, हमको बिजी रखने का ये ट्रैप है। अब नहीं तो कभी नहीं। और ये बात सिर्फ एक एक्सीडेंट की नहीं है, ये बात है दिल्ली में सरकार की और दिल्ली के आसपास के इलाके की। जब यहां ऐसा हो सकता है तो ना जाने कहां क्या क्या हो रहा है। आज जरूरत है कि हम युवराज के लिए खड़े हों और तब तक जवाब मांगते रहें जब तक जवाबदेही तय नहीं हो जाती। मैं एक बार फिर उम्मीद करती हूं कि ना मैं, ना मेरे साथ बैठे पैनल के गेस्ट और ना आप इसको बस दुख जताकर रील्स को स्क्रॉल ना करने लगेगा। एक बार सोचिएगा, क्योंकि ये युवराज हमारे आपके घर से भी हो सकता है। जिम्मेदार सिस्टम है, जिम्मेदार अगर राजनीति है, राजनेता है, तो उसको जिम्मेदारी लेनी होगी जिससे दोबारा ऐसा ना हो पाए, दोबारा किसी और कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप में आपका बच्चा जान न गवा दे। सोचिएगा ज़रूर और कमेंट करके अपने जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर भेजिएगा, अपना सोच ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद।